देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने में दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे जहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का है पूरा मामला, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल के कई कोनों से बीजेपी के नेताओं का रोना धोना शुरू हो चुका है। दोस्तों बताएंगे कैसे चुनाव आयोग को लिख लिख कर बौखला चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, तमिलनाडु के अंदर एक बार फिर से डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा और बम्पर वोट हासिल करने जा रहा है, और केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी यूडीएफ की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, और असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव हारने से कोई नहीं बचा सकता और पुडुचेरी वापस से कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत के पूर्व के राज्य यानी पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्य असम और दक्षिण के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर 92.88% के आसपास मतदान हुए हैं और पुडुचेरी के अंदर 90% के आसपास वोट डाले गए हैं। दोस्तों असम के अंदर 85% वोट डाले गए हैं, जिसके बक्से ईवीएम के बक्से लगातार खुल रहे हैं दोस्तों, और तमिलनाडु के अंदर 85% और केरल के अंदर 80% के आसपास वोट डाले गए। तो ये सारे बक्से खुलते हुए धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन ने पांचों के पांचों राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके की लीड बना रखी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार बीजेपी को झटके दे रही है दोस्तों और आगे चल रही है, जबकि डीएमके का दबदबा लगातार तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रहा है। 234 सीटों में से डीएमके आराम से बहुमत के आंकड़े यानी 117 पार करती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और केरल के अंदर यूडीएफ गठबंधन को केवल 70 सीटें चाहिए, लेकिन यूडीएफ गठबंधन 80+ सीटें जीतने की स्थिति में नजर आ रहा है। और असम के अंदर जबरदस्त तरीके की लड़ाई चल रही है दोस्तों, और पूरी तरीके से उम्मीद है कि शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरीके से हारेगी और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, जबकि पुडुचेरी के अंदर जबरदस्त कांटे का मुकाबला चल रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के ही खाते में आकर गिरेगा और जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के रोना धोना शुरू हो चुका है दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि बंगाल बीजेपी के हाथ से निकल चुका है और पांचों राज्यों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से जीत सकती है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अलग अलग कोने से बीजेपी के रोने की खबर सामने आने लगी है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह की ओर से बार बार सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि कहीं खाली पर्चियां मिल रही है, कहीं पर बूथ के बाहर पर्चियों के साथ साथ कई और चीजें मिल रही है, जिसे चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। अर्जुन सिंह कहते हैं कि 107 नौपारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गरुलिया के अंदर स्थित बूथ नंबर 29 के अंदर वीवीपैट की पर्चियां सुभाष नगर के अंदर कूड़े में मिलती है, जो दत्तपुकुर पुलिस स्टेशन और मध्यग्राम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कैसे संभव है? वीवीपैट की पर्चियां कैसे ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पाई जा रही है? चुनाव आयोग को और पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। इस मामले की जांच करके इस घटना के जो जिम्मेदार हैं दोषियों की पहचान करे और ये सुनिश्चित करे कि मतगणना प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों अर्जुन सिंह यही आरोप नहीं लगाते दोस्तों, बल्कि दर्जनों ऐसे आरोप लगा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और डीसी उत्तर आसिम खान और एसपी बीजपुर के सौम्यानंद सरकार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजू साहनी और अजीत सिंह और अन्य लोगों को आधी रात को बुलाया और पुलिस के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि इस पर एक्शन ले। यानी दोस्तों राज्य के अंदर इतनी सारी पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय पुलिस फोर्स तैनात होने के बावजूद इस तरीके के दावे बीजेपी के लोग कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात है, जिसमें सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ और तमाम बड़ी संस्थानें हैं दोस्तों। इसके बावजूद पुलिस के ऊपर बीजेपी के नेता इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी कहती है कि अलग अलग जगह से खबर मिल रही है कि योजनाबद्ध तरीके से बिजली काटी जा रही है और लोड शेडिंग की जा रही है। हुगली के श्रीरामपुर और नादिया के कृष्णा नगर के साथ साथ बर्धमान के औश ग्राम और कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर लोड शेडिंग किया जा रहा है यानी रोक रोक कर बिजली काटा जा रहा है। वहां सीसीटीवी बंद हो जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के पास गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करती हूँ कि जिस तरीके से रात भर जाकर सारी बातों पर उन्होंने नजर रखी है, उसी प्रकार से पूरी रात जाकर स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जनता के द्वारा दिए गए वोटों की हमें पहरेदारी करनी है। कुल मिलाकर दोस्तों डब्बा खुलने से पहले ममता बनर्जी के द्वारा ये पोस्ट किया गया था और ये मामला यही नहीं रुकता है दोस्तों, बल्कि महुआ मोइत्रा ने कई तरीके के सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए दोस्तों, तस्वीरें शेयर की, जिन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कई सारे स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे ऑफ चल रहे हैं और ऐसा कई सारे स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर है, खासकर कृष्णा नगर नॉर्थ 83 और छपरा 82 के साथ साथ
वैशालीगंज 80 और नक्सीपारा 81 में यह हाल है। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग फिर से इस पूरे मामले पर हमारे साथ धोखा करना शुरू कर रहा है। चुनाव आयोग को इस पर एक एक जवाब देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है, जो आरोप महुआ मोइत्रा और विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है उस पर तो पूरी तरीके से संजीदगी के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी के लोग सीआरपीएफ और सीएपीएफ और तमाम केंद्रीय बलों के बावजूद क्या आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों में कितना बल है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि हमेशा से विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष सत्ता में नहीं है और विपक्ष के पास कोई पावर नहीं है, केंद्रीय पुलिस फोर्स पूरी तरीके से बीजेपी के अंतर्गत आता है। दोस्तों ऐसे में भाजपा के नेताओं का आरोप लगाने का तो कोई औचित्य नहीं है और विपक्ष के आरोपों की जांच पड़ताल सही से होनी चाहिए। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के नेताओं का रोना धोना कम होने को तैयार नहीं है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने काउंटिंग ड्यूटी पर तैनात कई अधिकारियों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ड्यूटी लोकेशन और पोस्ट की जानकारी विभागीय संगठनों और एसोसिएशन में शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए बताया कि कई जगह पर स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा, बताया जा रहा है कि कौन सा अधिकारी कहां पर काम करने के लिए भेजा गया है, यानी मतगणना के काम करने के लिए किस अधिकारी को लगाया गया है। इसकी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर की जा रही है। एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लोग काउंटर पर आकर सेंटर पर आकर विरोध कर सकते हैं और इसीलिए अधिकारियों के नाम भी सर्कुलेट किया जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से बताया जा रहा है। दोस्तों सवाल तो यह है कि राज्य के कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होगा मतगणना में, तो फिर कौन से कर्मचारी किस अधिकारी का नाम सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल कराया जा रहा है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, खासकर टीएमसी के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं कि काउंटिंग ड्यूटी की जानकारी लीक की जा रही है, उसका क्या औचित्य है जब केंद्रीय कर्मचारी ही पूरी तरीके से मतगणना करवा रहे हैं, मतगणना केंद्र के ऑब्जर्वर और तमाम बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो फिर ऐसे में दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में बीजेपी के झंडे लगे हुए गाड़ियों के एंटर होने की बात की है और टीएमसी के वर्कर ने कहा कि यहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी जाती है जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और वो स्ट्रांग रूम के अंदर जाती है और जो गाड़ी गई है वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और इस स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर 8099 बताया जा रहा है। अब चुनाव आयोग को इस पर जांच करनी चाहिए कि 8099 की कौन सी गाड़ी अंदर गई है। साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं। दोस्तों बिहार के अंदर सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट का विस्तार करने को लेकर चर्चा करने के लिए दिल्ली में मौजूद है। ऐसे में सम्राट चौधरी का ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली दौरे पर आए सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल की चर्चा में सबसे ज्यादा जिन लोगों के नाम पर मोहर लगेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो खाटी नेता है उनका नाम आगे किया जा सकता है। दोस्तों ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है दोस्तों, जिनको उप मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाया गया, उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। ऐसे में सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर तस्वीरें शेयर की है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पर कैबिनेट विस्तार की चर्चा पूरी हो गई है। दोस्तों राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करके आए हैं और जीतन राम मांझी से भी मुलाकात करके आए हैं। देखते हैं कैबिनेट विस्तार के बाद कौन कौन नेता आगे किए जाते हैं। दोस्तों अब आज बंगाल और तमाम 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद उसके आधार पर आगे तय होगा। अगर बंगाल में बीजेपी बुरी तरीके से मुंह की खाती है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि बंगाल के चुनाव का असर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर भी देखने को मिलेगा और बाहर से लाए गए बीजेपी के नेताओं को साइडलाइन करके बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनको बड़े पोजीशन पर पहुंचाया जाएगा, यानी मंत्री बनाया जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से भी तृणमूल कांग्रेस के सामने आज मुकाबले में आ गई दोस्तों, तो फिर अमित शाह पूरी तरीके से अपने हिसाब से चलाएंगे और बीजेपी के जो असली नेता और कार्यकर्ता है उन सबको साइडलाइन कर दिया जाएगा और उन सबको कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर पूरा प्रभाव अमित शाह का देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जबरदस्त जीत बीजेपी के जो खाटी पुराने नेता है उनके लिए भी जरूरी है, ताकि बिहार में उनको मंत्रिमंडल के अंदर काम करने में बड़ा मंत्रालय मिल जाएगा। वरना तो सम्राट चौधरी जैसे बाहर से आए हुए लोगों को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर मंत्रिमंडल के अंदर भी बड़े बड़े पोजीशन में पहुंचाया जाएगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव के लंबे और जोरदार दौर के बाद परीक्षा आखिरकार खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब रिजल्ट को लेकर लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार रिजल्ट सामने आने लगे हैं और ऐसे में वोटों की गिनती भले ही 4 मई को आज पूरी होने जा रही है शाम तक दोस्तों, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के एक मौलाना मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसा दावा करते हुए एक मीडिया रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया जाता है कि बंगाल वालों, यूपी बिहार के मुसलमानों का अंजाम देकर अगर थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ, वही सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए
बिना उन पर निशाना साधते हुए यूपी के इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक वायरल वीडियो में कहा कि बंगाल के अंदर काउंटिंग से पहले मुस्लिम समाज के लोगों को कि बंगाल वालों तुमको मुबारक, यही चाहते थे, यही तुम्हें मिल रहा है। हम लोगों के आंसुओं से रोने की नौबत है, कोई बहुत अच्छी नौबत नहीं है। चलिए आइए हम कभी कभी तब पता चलेगा कि कभी आज फला जगह जलसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है। आज 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी। जब मस्जिदों में आपको अजान माइक से देने की जरूरत नहीं है, पता चलेगा उत्तर प्रदेश को अंजाम देकर लोमड़ी बन जाओ। आगे उन्होंने कहा कि उस वक्त हम आपकी बस्तियों में आकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वालों मुबारक हो, तुम्हें यही चाहते थे और तुम्हें मिल गया है। हम आपको सलाम करेंगे, आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वाले, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही है तो बिहार वालों को अंजाम देकर, उत्तर प्रदेश वालों को अंजाम देकर, दूसरे इलाकों को अंजाम देकर तुम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ। हिकमत से काम लो, यही हिकमत तुम्हें आने वाले वक्त में शेर के जुल्मों से बचा सकती है। शेर का नाम लिया तो जेल, यानी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि बंगाल के होने वाले चुनाव को लेकर वो इशारा कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर किस तरीके की परिस्थितियां बन सकती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बंगाल के अंदर कुछ नहीं होने वाला, तृणमूल कांग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा ब्रजेश पाठक दिल्ली गए थे दोस्तों अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। और जिस दौर में ये मुलाकात हो रही है उसे लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों सवाल ये उठता है कि हिंदू युवा वाहिनी वो संगठन था जो योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी से इतर अपनी खुद की प्राइवेट सेना बनाई थी दोस्तों, और हर जगह जाकर ये बवाल किया करते थे। 2017 के चुनाव से पहले आपको कई बार हिंदू युवा वाहिनी के बारे में सुनने को मिलता होगा और योगी आदित्यनाथ की एक तरीके से ये खुद का बनाया गया संगठन था दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ के लिए ये काम करता था। गोरखपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ कई बार चुनाव जीते। कारण ये था कि हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने बना रखा था और 2022 के चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया था, यानी संगठन को खत्म कर दिया था। और जो संगठन बनाया गया था बीजेपी पर दबाव डालने के लिए हिंदू युवा वाहिनी, उससे एक बार फिर से एक्टिव करते हुए दिखाई देने लगे हैं। कारण यह है दोस्तों कि हिंदू युवा वाहिनी के रविंद्र सिंह और संगीता सिंह से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी के अंदर खाने आपसी संघर्ष चल रहा है दोस्तों, पत्रकार उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हुए हैं, जो एक एक रिपोर्ट करते हैं, अभिषेक उपाध्याय वो कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जब भूस्खलन होता है, यानी जब जमीन हिलती है, लैंडस्लाइड होता है, तो हाईवे बंद हो जाते हैं, तो पहाड़ से निकली पगडंडियों से लोग अपने घर को जाते हैं, यानी छोटे रास्ते से अपने घर को जाते हैं। किसी राजनीतिक भूस्खलन के आसार चल रहे हैं, यानी कोई बड़ा पॉलिटिकल लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद अपने पुराने छोटे रास्ते से घर ओर जाने की तलाश कर रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि दिल्ली से कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, जिसके अंदेशे पर वो अपने संगठन को एक बार फिर से एक्टिव करने जा रहे हैं। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले नेता ने कर दिया एक बड़ा ऐलान। टीएमसी और बीजेपी दोनों को लगेगा 11,000 वोट का झटका, ये दावा करते हैं सीपीआईएम के दिग्गज नेता मोहम्मद सलीम। दोस्तों मोहम्मद सलीम कहते हैं कि इस बार बंगाल के अंदर चुनावी नतीजे पूरी दुनिया को चौंका देंगे। मोहम्मद सलीम ने टीएमसी और बीजेपी की जुबानी जंग के बीच में कहा कि ये दोनों के दोनों राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां अपनी हार के डर से पहले से ही अपनी अपनी कहानियां गढ़ने में लग गए हैं। सलीम ने तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों को खुद नहीं पता कि मतगणना के बाद क्या होने वाला है। वे कह रहे हैं कि ये लोग केवल शोर मचाते रह जाएंगे, असली आवाज तो इस बार सीपीआईएम के पक्ष में आएगी, यानी एक बार फिर से सीपीआईएम की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। हालांकि दोस्तों किसी भी सर्वे में सीपीआईएम को 10 सीटें भी नहीं दिखाई गई है, लेकिन सलीम दावा कर रहे हैं कि उनका संगठन चुनाव जीतेगा, यानी लेफ्ट संगठन चुनाव जीतेगा। मोहम्मद सलीम के इस दावे पर आप लोगों की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कुछ तो लोग कहेंगे समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों के बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह ने तोड़ी है चुप्पी और भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ की, और अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को गोंडा का बाहुबली कह दिया। तब से अटकलें चल रही थी कि ब्रजभूषण बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दोस्तों इन अटकलों के बीच में बीजेपी के नेता ने विराम लगा दिया और अपनी प्रतिक्रिया में साफ कर दिया वह अभी बीजेपी के साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ब्रजभूषण
ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को लेकर कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैंने तो नहीं कहा है। मैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ। शोक सभा में पहुंचे बीजेपी के नेता किसान सभा के नेता पूरन सिंह के पिता की 13वीं के कार्यक्रम में पहुंचे थे दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित गांव नसीरपुर पहुंचे थे। ऐसे में बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता ब्रजभूषण एक्टिव हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि क्षत्रिय समाज के लोगों के बीच में पैठ बना रहे हैं। और 24 के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोगों ने बीजेपी को झटका दिया था। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस क्षेत्र में आकर उन सारे नेताओं से मुलाकात करके एक नए तरीके का समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर जोरदार तरीके का विरोध जारी है दोस्तों। यूपी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। लोगों ने बताया कि जो बिजली बिल पहले 500-600 रुपए आते थे वो स्मार्ट मीटर लगने के बाद 25,000-30,000 आ रहे हैं। इस पर लोगों ने, गांव के लोगों ने गुस्सा दिखाया दोस्तों और धांधली के आरोप लगाए गए। अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। सच है कि बीजेपी के लोग पूरी तरीके से जनता को लूटने की नई नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस रवैये को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालकर उनको दबाव में डालना चाहती है और इसीलिए ये जो विरोध हो रहा है ये आम जनता का विरोध है। इस पर बीजेपी कितना छुपने की कोशिश करे, हकीकत यही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूपी कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे पर गुटबाजी करने का आरोप लग रहा है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि अविनाश पांडे के चहेते सांसद प्रत्याशी घोषित करते हुए घूम रहे हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष तक नहीं बुलाए जाते। पार्टी नेता इसकी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व से कर रहे हैं दोस्तों। यानी अविनाश पांडे राज्य के इंचार्ज है, उनके ऊपर हर प्रकार के पार्टी के संगठन का काम करने की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद दोस्तों अविनाश पांडे संगठन को ना तो मजबूत कर पा रहे हैं बल्कि गुटबाजी पैदा कर दे रहे हैं, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है दोस्तों। हो सकता है कि अविनाश पांडे को हटाकर किसी और को नियुक्त किया जाए, क्योंकि ये गुटबाजी में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ में हर गांव में मोटरसाइकिल और कार आ गई है। महंगाई के सवाल को लेकर योगी आदित्यनाथ के मंत्री का एक अलग ही तरीके का यानी बेतुका सा बयान आया है दोस्तों। यूपी कैबिनेट के मंत्री ओपी राजभर ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर गांव में बाइक आ गई है और लगभग हर गांव में 20% से ज्यादा 4 व्हीलर गाड़ियां पहुंच गई है, जबकि शहरों में 70 से 80% 4 पहिया गाड़ी पहुंच गई है। आगे वो कहते हैं ओपी राजभर की महंगाई लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो चौंकाने वाला है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि 20, 25, 50 मोटरसाइकिल हर गाँव में देखने को मिलती है। महंगाई बढ़ने से हर गाँव के 20% 4 व्हीकल गाड़ी आ चुके हैं। 70 से 80% 4 व्हीलर हो गए हैं। वहीं एक पत्रकार ने पूछा कि महंगाई और अधिक हो जाए तो लोग क्या हेलीकॉप्टर हासिल कर लेंगे। कुल मिलाकर भाजपा के जो सहयोगी मंत्री है दोस्तों, उनका ऐसा विवादित बयान है कि आम जनता अगर बाइक खरीद रही है और 4 व्हीलर खरीद रही है तो इसका मतलब महंगाई नहीं है। ओपी राजभर ये नहीं बता रहे कि आम जनता के ऊपर कितना कर्जा है दोस्तों। खासकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने के लिए लोग जमकर कर्जा करते हैं और एक ही कर्जे के अंदर आम जनता की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता को कौन बताएगा। भाजपा के सहयोगी बीजेपी की मानसिकता वाली बातें बोल रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के सांसद रेखा शर्मा के बयान को लेकर भड़क गए बिश्नोई बंधु। कुलदीप ने अपनी पार्टी को अर्श से फर्श पर लाने की चेतावनी जारी कर दी दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि हरियाणा की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में पंचकुला के निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान शुरू हुआ विवाद अब पूरे प्रदेश के अंदर फैल गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के सदस्य रेखा शर्मा का एक बयान इस विवाद का मुख्य कारण रहा है। हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल और उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री व वर्तमान कांग्रेस पार्टी के विधायक चंद्रमोहन को सरेआम बदमाश कह दिया और इस एक शब्द ने हरियाणा की राजनीति को तेज कर दिया है। सांसद की इस टिप्पणी के बाद न केवल विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोर्चा खोला बल्कि बीजेपी के अंदर से ही भीतर से ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री के दोनों बेटे कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई और उनके लोग पूरी तरीके से भड़क गए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जिस दिन बीजेपी में गए उसी दिन उनको ये मान लेना चाहिए था कि उनकी जमकर बेइज्जती होगी दोस्तों, क्योंकि भाजपा हर नेता का इस्तेमाल करना जानती है और कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिश्नोई समाज का वोट लाने के लिए एक बड़ा कारण बने। और आज भारतीय जनता पार्टी 2 बार हरियाणा के अंदर सत्ता हासिल करने के बाद अब अपने आप को हरियाणा के अंदर अपराजित महसूस कर रही है दोस्तों कि उसको कोई हरा नहीं सकता। और इसीलिए कुलदीप बिश्नोई का अपमान चल रहा है, उनके पूरे परिवार का अपमान चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, उनको पलटी मारनी ही पड़ेगी। साथ साथ
गोरखपुर के हाथा पहुंचे हैं शंकराचार्य। दोस्तों गोरखपुर के हाथा बना मठ के क्या मायने हैं सब जानते हैं, ये बच्चे बच्चे को पता है योगी आदित्यनाथ का हाथा से नाता क्या है और प्रयागराज में ब्राह्मण बटुकों के चोटी खींचकर मारने के पीछे की क्या कहानी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सच इतिहास के सीने पर किसी टैटू की शक्ल में छपा हुआ है और शंकराचार्य ने उसी इतिहास को आज गोरखपुर के गोलघर और घंटा घर में टांग दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों शंकराचार्य हाथा पहुंचे हैं। हाथा वो इलाका है जो गोरखपुर के अंदर हरिशंकर तिवारी से जुड़ा हुआ इलाका है दोस्तों, और हरिशंकर तिवारी एक पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता का पूरा ग्रुप था जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ था दोस्तों। ऐसे में हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार के लोग योगी आदित्यनाथ से परेशान चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे विजय शंकर तिवारी को अपने साथ में रखा हुआ है और आने वाले दिनों के अंदर गोरखपुर के अंदर हाथा वर्सेस मठ का चुनाव होगा दोस्तों। और योगी आदित्यनाथ का जो मंदिर है दोस्तों गोरक्षनाथ मंदिर, जिसके मठ को माना जाता है कि राजनीतिक प्रभाव रखते हैं गोरखपुर के अंदर, और योगी आदित्यनाथ अपनी सियासत गोरक्षनाथ मठ के आधार पर ही करते हैं दोस्तों। लेकिन उनको चुनौती देने के लिए हाथा काफी ज्यादा जाना जाता है, यानी एक तरीके से कहे तो क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण समाज की राजनीति पूरे गोरखपुर के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। और हाथा में ब्राह्मण समाज का दबदबा है, हरिशंकर तिवारी का ये गढ़ है और यहाँ पहुंचे हैं शंकराचार्य, तो इसके बहुत मायने हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती आने वाले 27 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगभग 11% के आसपास ब्राह्मण आबादी है वहां पर उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर दोस्तों बागपत के अंदर युवा कांग्रेस ने एक बार फिर से नौजवान यात्रा निकाली और नौजवान बचाओ यात्रा के दौरान भारी समर्थन भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत